नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। दोस्तों, ये सुपर सीरीज हमारी चल रही थी और जिसके अंदर हम आर्टिकल 34 तक याद कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे आगे आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, संविधान का भाग 4 है, कॉन्स्टिट्यूशन भाग 4 है, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो एक एक आर्टिकल है वो आपको कैसे याद हो जाए, आर्टिकल आपको तुरंत कैसे याद हो जाए। इन आर्टिकल को दिमाग में छापने के लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है, 5 से 7 मिनट की ट्रिक है। आराम से समझिए, एक कहानी के माध्यम से आपको ये सारे आर्टिकल अभी आपको मुंह जुबानी याद करवा देंगे। लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक राजा था, एक राजा और एक रानी की कहानी के माध्यम से आपको याद करवाते हैं। एक राजा था, राजा अपने प्रजा के कल्याण के लिए लगातार लगा रहता था, जिसके कारण रानी कहीं ना कहीं परेशान थी और रानी बोलती थी कि भाई साहब आप मुझे टाइम नहीं देते हो। तो इससे परेशान रोज रोज वही चोचले रानी के, तो वो परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? राजा परेशान हो गया। फिर राजा बोलता है कि मैंने ले लिया संन्यास। क्या बोलता है? कि मैंने अब ले लिया संन्यास। किससे संन्यास ले लिया? मैंने गांव से संन्यास ले लिया और मैंने काम से संन्यास ले लिया। गांव और काम से संन्यास ले लिया। फिर उसके बाद उसकी दशा बिगड़ गई। किसकी? राजा की। संन्यास ले लिया तो दशा बिगड़ गई। दशा बिगड़ गई तो वो मजदूरी करने चले गए। मजदूरी की, थोड़े दिन मजदूरी की। पर इसका एक दोस्त था, दोस्त ने उसको, एक कोचिंग थी सीसी है कोचिंग थी, उसके अंदर उनको लगा देते हैं। किनको लगा देते हैं? राजा को लगा देते हैं। राजा वहां पर क्या करता है? शिक्षा देता है। किसको शिक्षा देता है? एसटी और एससी वर्ग को शिक्षा देता है। फिर उसके बाद उनको पूछते हैं कि एक कृपा हुई, तो कृपा कैसे हुई? तो वो बताते हैं कि एक पाजी की कृपा हुई। किसकी कृपा हुई? पाजी की कृपा से ये सारी चीजें हो पाई। तो ये कहानी है। एक राजा है, रानी से परेशान था। रानी उसको रोज बोलती थी भाई साहब आप मुझे टाइम नहीं देते हो। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास किसे ले लिया? गांव और काम से। तो फिर उसके बाद में दशा बिगड़ गई तो वो मजदूरी करने लग गए और मजदूरी करने लग गए। फिर भी दशा नहीं सुधरी तो उन्होंने एक सीसी कोचिंग के अंदर क्लासें लेने स्टार्ट कर दी और वहाँ पर शिक्षा दी। किसको शिक्षा दी? एससी और एसटी वर्ग को शिक्षा दी। तो फिर उनको पूछा कि भाई ये कैसे हुआ आपके साथ? कि पाजी की कृपा से ये सब चीज़ें हुई। तो ये कहानी है। अब हम आर्टिकल टू आर्टिकल इन पर चर्चा करते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 इसके अंदर क्या? राज्य की परिभाषा। इसके अंदर क्या? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36। अब बात करते हैं रा से हो गया राज्य की परिभाषा। अब नी से हो गया नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 हमें क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब जो भी नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। मतलब यदि इनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। इसका कहने का मतलब यही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 38। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 38। आपको आर्टिकल 38 क्या बताता है? आर्टिकल 38 बताता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कौन सा राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता सीधा सीधा कि लोक कल्याणकारी राज्य कौन से आर्टिकल में? तो वो आर्टिकल 38 के अंदर। कौन से? आर्टिकल 38 के अंदर। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 इसके अंदर क्या? इसके अंदर है सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय। सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय। संन्यास से क्या हो गया? समान रूप से न्याय। समान रूप से न्याय। चीजें याद हो गई। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बताता हमें गांव का उल्लेख। हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, उसके थ्रू पंचायतों को संविधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यदि नीति निर्देशक तत्व में पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर गांव किस आर्टिकल के अंदर? तो वो आर्टिकल 40 के अंदर है। कौन से आर्टिकल के अंदर है? वो आर्टिकल 40 के अंदर है। फिर हम बात कर लेते हैं काम। आपको काम मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको काम मिलेगा। ये गांव कौन सा? आर्टिकल 40 के अंदर क्या? गांव। 41 क्या बताता है? काम, कि आपको काम मिलेगा। जैसे मनरेगा, पहले चलती थी मनरेगा, अब 1 जुलाई 2026 से उसकी जगह विकसित भारत जीजे राम जी योजना ला दी गई है। शहरी क्षेत्र के लिए भी अलग अलग योजनाएं चल रही है। वो योजना लोगों को काम देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो काम है, लोगों को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा।
यदि हम रोजगार की आरक्षण की बात करें तो आरक्षण तो जो है वो आर्टिकल 16 के अंदर है, परंतु यदि काम या रोजगार देने का जो काम है वो आर्टिकल 41 के अंदर। यहां तक समझ गए कि रानी लो मैंने ले लिया संन्यास गांव और काम से, फिर उसके बाद में आपको काम दे दिया तो काम की दशाएं क्या होगी, काम की दशाएं क्या होगी। आर्टिकल 42 क्या बताता है, आर्टिकल 42 काम की दशाएं, दशाएं क्या होगी, मानवोचित दशाएं होगी। क्या दशाएं होगी, मानवोचित दशाएं होगी। मानवोचित दशाओं का मतलब क्या होगा कि जो भी जहां भी जो बंदा काम कर रहा है वहां अच्छा वातावरण हो, वहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां विश्राम करने के लिए छाया की व्यवस्था हो, इसको मतलब आदमी के अनुकूल वहां पर व्यवस्था हो। तो ये बताता आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। यदि हम आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 43 हमें बताता है यदि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, कहाँ पे उस मजदूरी कर रहा है तो उसको प्रबंधन में उसकी भूमिका होनी चाहिए। इस 43 के अंदर ए और बी है, ए और बी। जो 43 ए है, 43 ए के अंदर कहता है कि कहीं भी काम चल रहा है तो वहां पर जो मजदूर लगे हुए हैं मजदूर को प्रबंधन के अंदर भूमिका होना चाहिए। फिर उसके बाद में बी क्या कह रहा है, सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया जिसके अंदर सहकारी समितियों की स्थापना की गई। बी के अंदर क्या, सहकारी समिति, सहकारी समितियों की स्थापना। फिर अब आर्टिकल 42 आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 44 हमारे बता रहा समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो वर्तमान में भारत के केवल 2 राज्य में लागू है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वो भारत के 2 राज्य कौन से हैं जहां पर समान सिविल संहिता लागू की गई है। तो ये है आर्टिकल 44। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 45 बताता हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कौन सा आर्टिकल बताता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 45। अब बात कर लेते हैं हम SC/ST, ये आर्टिकल 46। इसमें क्या लिखा हुआ आर्टिकल 46 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो SC/ST या कमजोर वर्ग से जुड़ा हुआ है तो उसकी जो शिक्षा है उसका बंदोबस्त किया जाएगा। वो आर्टिकल कौन सा बताता है, आर्टिकल 46। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। आर्टिकल 47 के अंदर क्या है, इसके अंदर है पोषण और जीवन स्तर। क्या है, पोषण और जीवन स्तर, पोषण और जीवन स्तर। ये कौन से आर्टिकल के अंदर, ये आर्टिकल 47 के अंदर है। समझ गए, आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण और जीवन स्तर। फिर हम बात करते हैं कृपा। आर्टिकल 48 में क्या हुई, कृपा हुई। आर्टिकल 48 में क्या हुई, कृपा हुई। किसकी कृपा हुई, पाजी की कृपा हुई। तो इसके अंदर क्या, कृषि, इसके अंदर क्या है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 48 के अंदर। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48। जिस प्रकार देखते हो कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार लगातार कृषि के मतलब डेवलपमेंट के लिए लगातार कार्य कर रही है, और उनके जो पशुपालन है, उनकी वंश जो गायें हैं, उनकी नस्लें सुधारने के भी लगातार कार्य कर रही है। तो कौन से आर्टिकल के तहत कर रही है, वो आर्टिकल 48। इसके वन्य जीवों का संरक्षण 48A। इसके अंदर क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाएगी। कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी। ये कौन से आर्टिकल में, 48A के अंदर। फिर उसके बाद में आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या, आर्टिकल 49 में कि राष्ट्रीय जो स्मारक है, जैसे हम किले हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, और कई चीजें होती है, जैसे राजस्थान के अंदर पनोरमा बनाई जा रही है, तो वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण के लिए चीजें की जा रही। वो कौन से, आर्टिकल 50 के अंदर, सॉरी 49। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या, कान्ना। आर्टिकल 50 में क्या, कान्ना का मतलब है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण कौन से आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल 51 के अंदर है। फिर सॉरी आर्टिकल 50 के अंदर है। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के अंदर क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो भी राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो संधि समझौते होते हैं उसके बारे के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 51 के अंदर। और आर्टिकल 51A क्या बताता है, आर्टिकल 51A बताता है हमारे मूल कर्तव्य। तो हमारे मूल कर्तव्य कितने, 51 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य, 51, सॉरी
51A के अंदर मूल कर्तव्य कितने? 11। कितने मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य 11। तो ये थी एक कहानी के माध्यम से आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक आपको गर्दा गड़ा दिया, मतलब आपको बिल्कुल याद करा दिया गया। कैसे लगी ये ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो अपने जो भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मतलब एक कई लड़कों के लोड रहता है कि इनको याद कैसे करें, उनका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए ला के रख दिया। ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है, इस सीरीज का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें डिटेल से आपको यदि इन अनुच्छेदों को पढ़ा तो हमने नीति निर्देशक तत्व पर 2 क्लास डाली गई है, उन दो क्लासों को आप डिटेल से पढ़िए। उसके अंदर सारे अनुच्छेद आपको एक एक क्लियर करवाया गया है और यहाँ पर हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएं। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें डाल रहे हैं, साथ ही वहाँ एमसीक्यू की सीरीज भी डाल रहे हैं। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।